न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, एंड योर न्यू सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और आप इसको सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हो। बैठो। सो ये है आपका न्यू सब्जेक्ट। पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा आपका, दैट विल बी नंबर 1 चैप्टर रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन रहेंगे पहला कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी हमारे मैकेनिक्स होते हैं वो सारा देखेंगे। देन इसी के अंदर हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन, और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखेंगे। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो बाद में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज के बाद अब इसी के अंदर हम एक्सियल डिफॉर्मेशन, इससे पहले हम एक और चीज देख लेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट। कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं आपके वो चेक करेंगे। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, आपका शेयर मॉडुलस क्या होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे, उनके सारे रिलेशनशिप। देन एक्सियल डिफॉर्मेशन, और फिर हम टेम्परेचर स्ट्रेस या फिर थर्मल स्ट्रेस। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है और लगभग सिर्फ ये अकेला चैप्टर जो है 30% वेटेज कैरी करता है तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट का। नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे वो देखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो एसएफडी बनाते क्यों है, बीएमडी बनाते क्यों है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, और किस तरीके से बनाया जाता है वो भी इसमें देखेंगे। थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। तो बीम में आती है बेंडिंग, ठीक है, तो किस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, इसमें और भी चीजें हम देखते हैं, जैसे फ्लिज बीम क्या होता है वो सारा इसी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आएगा शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो सारा इस चैप्टर में रहेगा। फिफ्थ चैप्टर विल बी टॉर्जन। तो जब ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाओगे तो टॉर्जन प्रोड्यूस होगा, और टॉर्जन है क्या, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। देन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। फिर हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन, ये स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस है, जो ये हमारा सिंपल स्ट्रेस है, ये 90 डिग्री पे कैलकुलेट किया जाता है, ये किसी और एंगल पे कैलकुलेट करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है इसमें। बस हमें यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस चेक करना है जिसमें शेयर स्ट्रेस 0 हो। अभी ये समझ नहीं आएगा, बस चैप्टर का नाम लिखना है हमें। 7th चैप्टर विल बी ऑफ कंबाइंड स्ट्रेसेस। 8th चैप्टर विल बी, अब इसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन कर लेंगे पहले, डिफ्लेक्शन ही कर लेंगे, डिफ्लेक्शन। 9th चैप्टर विल बी और कॉलम कंप्रेशन मेंबर। फिर 10th चैप्टर रहेगा तुम्हारा प्रेशर वेसल, और 11th चैप्टर रहेगा थ्योरीज ऑफ फेलियर। वैसे स्प्रिंग तुम्हारे पास ज्यादा आता नहीं है, तो उसको देख लेंगे एंड में अगर देखना होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर, लगभग हर एग्जाम में 50% 60% क्वेश्चन सिर्फ इन दो चैप्टर से रहते हैं।
स्पेशली जेई और एई। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए नेक्स्ट चैप्टर जो इन सब में से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है डिफ्लेक्शन से, डायरेक्ट चीजें पूछ लेगा बेंडिंग स्ट्रेसेस से, शियर स्ट्रेसेस से। ठीक है, बाकी जो टॉर्जन है ये थोड़ा, टॉर्जन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये कम रहेगा। कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कंबाइंड का भी ऐसा ही है। प्रेशर वेसल, तो ये चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन मेंबर से वो बहुत रेयरली है कि क्वेश्चन पूछता है, बट फिर भी मैं इसको एक स्टार दे देता हूँ। तो ये चैप्टर्स है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये पढ़ के जाओगे तो अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से तुम एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन तो बना लोगे। लेकिन जब सारा पढ़ के जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देता हूँ। तो पी ट्रिपल एस बी जेई में आपके मिनिमम 8 to 9 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, एच पी आर सी ए जेई में भी 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। हरियाणा एच पी एस सी इसमें भी 8 मार्क्स का रहेगा। तो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का वेटेज हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, चाहे हरियाणा हो चाहे हिमाचल हो। और कभी कभार तो जैसे पिछले एक टाइम तो पी ट्रिपल एस बी जेई में 11-12 मार्क्स का भी आ रखा है ये, पर ऑन एन एवरेज 8-9 रहता, तो मैं ऑन एन एवरेज लिख रहा हूँ। हिमाचल में भी 8 मार्क्स हैं और एच पी एस सी में भी 8 मार्क्स हैं। तो ये हमारा सिलेबस है जो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कोई बुक रेफर नहीं करनी, कोई भी बुक रेफर नहीं करनी, जितना मैं लिखवाऊंगा सिर्फ वही नोट डाउन करना है, और उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं सारा कुछ तुम्हें डेटा दे दूंगा। कोई रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करनी, जो जितना नोट्स में दूंगा उसी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन चाहे तुम यूथ के लगाओ, चाहे तुम प्रीवियस ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसएससी जेई के लगा लो, चाहे तुम गुप्ता एंड गुप्ता लगा लो, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाने, जितना लिखवाऊंगा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले सिलेबस लिखो जल्दी से। अब चुपचाप से लिख लो, वरना मैं बात मत करो।
दिया सब लोगों ने। हो गया ना? किसका नहीं हुआ? हम्म। चलो, नेक्स्ट अब लिखना छोड़ दो और यहाँ पे देखो थोड़ी देर। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है क्या? तो मैकेनिक्स सिंपल, ये है आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है इन विच वी स्टडी फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। तो सिंपल सा मतलब है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, सपोज ये बॉडी है एक और मैंने इसे फोर्स लगाया, तो क्या देखने को मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। सपोज मैं ऐसे लगाऊं फोर्स, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? बेंडिंग देखने को मिल रही है। तो वही है कि जब भी हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और उसके इफेक्ट देखूंगा कि बॉडी के अंदर क्या आएगा। ठीक है? तो बॉडी कितने टाइप की होती है पहले वो समझना पड़ेगा, देन हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो बॉडी जनरली है वो दो टाइप की होती है। एक होती है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और एक होती है तुम्हारी डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। अब रिजिड बॉडी जैसा नेचर में कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक बॉडी को डिफॉर्म किया जा सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जो हम मानते हैं कि ऐसी बॉडी होगी। ठीक है? मतलब अगर इस तरीके का कोई बार है और ये रिजिड बार है, कैसा बार है? रिजिड बार। और मैं इस पे अगर फोर्स लगाऊं, मैं एक्सियली लगा रहा हूं, बिल्कुल जो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है उससे लोड लगा रहा हूं। तो अगर इसकी पहले लेंथ एल है, तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड तब भी एल ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली इसकी लेंथ। इसका मतलब यह है कि मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, इसके बॉडी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। इट मींस कि इसमें कभी स्ट्रेन आएगा ही नहीं। तो ओरिजिनल लेंथ थी इसकी एल, ओरिजिनल लेंथ थी इसकी एल, और फाइनल लेंथ भी जो है इसकी एल ही है। तो अगर तुम चेंज निकालोगे, तो एल माइनस एल जीरो, यानी चेंज क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेन, आगे पढ़ेंगे हम, वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वो भी क्या है? जीरो। यानी इसमें कोई स्ट्रेन आएगा ही नहीं। पर क्या स्ट्रेस भी नहीं आएगा? ये समझना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एक ग्राफ सिंपली ड्रॉ करूं, इधर मैं लिख रहा हूं स्ट्रेस, इधर लिख रहा हूं स्ट्रेन, तो तुम कितना भी फोर्स लगाओ, कितना ही फोर्स लगाओ, इसमें सिर्फ ये इनफाइनाइट स्ट्रेस टेक कर सकता है। इनफाइनाइट मतलब कितना भी तुम बढ़ाते जाओ, ये स्ट्रेस लेता जाएगा, पर डिफॉर्म नहीं होगा। अब स्ट्रेस हम थोड़ी देर में समझेंगे। जैसे मान लो ये बॉडी है, मैं इस पे फोर्स लगाऊं, जैसे ये तो डिफॉर्म हो जाएगा, ये देखो ये तो डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन एक ऐसी बॉडी, जैसे मैं इस रिमोट पे है, रिमोट पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं कितना भी फोर्स लगाऊं ना इसको, इसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा।
तो इसका मतलब स्ट्रेन नहीं आ रहा है, तो लेकिन ये फोर्स तो रजिस्ट हो रहा होगा ना इस बॉडी के द्वारा। तो इस बॉडी के एटम इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि ये स्ट्रेन अलाउ ही नहीं कर रहे, इतने ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कितना भी फोर्स लगाऊं ये इलोंगेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं ये बॉडी रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो जब रेजिस्ट करेगी तो रेजिस्टेंस जो होता है अंदर से, जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, वो होता है स्ट्रेस, ठीक है। उसको हम और डिटेल में बाद में देखेंगे। तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने डेफिनेशन भी देखी हुई है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूं तुमको। अगर मैं इस बॉडी को यहां से कट कर दूं, यहां से एग्जैक्टली, ठीक है, तो तुम्हें यहां पे क्या दिखेगा? ये इधर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। अब एक चीज समझना कि जब भी ये बॉडी देखो, इधर पी है इधर पी है, मतलब इधर भी 10 किलो न्यूटन है इधर भी 10 किलो न्यूटन, तो ये कैसा है बीच में, यानी बीच में मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब चाहे मैं इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में काट दूं, इसका हर पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। क्या बात है समझ में आई? कि इधर भी लगाया 10 इधर भी लगाया 10, अगर मैं इसको कट भी कर दूं ना इनफाइनाइट पार्ट्स में, इसका हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। यानी ये भी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में, चाहिए इतना पार्ट है, ठीक है। तो इधर जो फोर्स होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो जो ये एफ फोर्स है ये किसके बराबर होना चाहिए? पी के बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। अबे होगा कि नहीं होगा? क्या बोला मैंने? मैंने कहा ये बॉडी है, मैंने फोर्स लगाया, दोनों तरफ बराबर फोर्स है। अगर मैं इधर ज्यादा लगाऊंगा तो इधर जाएगा, इधर ज्यादा लगाऊंगा तो इधर जाएगा, मैंने दोनों तरफ बराबर फोर्स लगा रखा है। अब मैं अगर इसको इनफाइनाइट पीस में भी कट कर दूं, इसका हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। क्या ये बात क्लियर है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? समीशन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। 10 इधर पॉजिटिव 10 इधर नेगेटिव, यानी जीरो, ठीक है। तो अगर ये पी फोर्स है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? पी के बराबर ही होना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो सकता है कि जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, तो तुम अगर ध्यान से देखो इसके हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स होगा भाई, कुछ ना कुछ फोर्स होगा ऐसा। ये मैं स्मॉल ये दिखा, स्मॉल उससे दिखा देता हूं इसको, क्योंकि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल पी, ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। और ये स्मॉल पी को अगर मैं सम करूंगा तो ये इसके बराबर आना चाहिए, इन फोर्स के बराबर आना चाहिए। तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो गई, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स था, ये बाहर से हमने लगाया। ये इंटरनल फोर्स बॉडी के अंदर जनरेट हुए, कि जब मैं खींचूंगा तो कुछ इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जनरेट होंगे। ये तुम्हारे इंटरनल रजिस्टिव फोर्स क्यों है रजिस्टिव? क्योंकि ये इस एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या इन सबको एक साथ दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता। तो हमने एक नई यूनिट बनाई। वो क्या बनाई? मैंने बोला मैं इसको सिग्मा बोल रहा हूँ। और ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। पूरे एरिया पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं उन फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं तो मेरे को एक नई टर्म मिलेगी, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस में दिखा रहा हूं, ठीक है। यानी स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। जितने इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहे हैं पर पूरे एरिया में, उसको हमने एक नई डिग्री से दिखा दिया, नए टर्म से दिखा दिया, स्ट्रेस से दिखा दिया। तो यहां पे देखो, जब मैंने फोर्स लगाया इस रिजिड बॉडी पे, लेंथ में चेंज आया? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेंथ चेंज नहीं हुआ तो भाई हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। पर ये इनफाइनाइट स्ट्रेस ले सकती है, मतलब तुम कितना भी फोर्स लगाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जब फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। हमेशा स्ट्रेस आएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एक चीज समझना, मान लो रुई है, वुल है, रुई को तुम ऐसे खींचो इजीली खींच जाएगा। लेकिन उसी रुई को अगर तुम थ्रेड में कन्वर्ट कर दो, धागे में बांध दिया, फिर खींचो उसको, तो खींच सकते हो क्या? नहीं। सिंपल सा मतलब ये है कि जब स्ट्रेन रजिस्ट होगा, मतलब स्ट्रेन नहीं हो रहा है, तो वहां पे स्ट्रेस जरूर आएगा। अब जहां पे स्ट्रेन फ्री टू अकर है, जैसे मैंने वुल का एग्जांपल लिया, वुल को मैंने ऐसे खींचा, तो वहां तो स्ट्रेन फ्री टू अकर है, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जहां पे भी तुम क्या सीधा खींचते हो और क्या बोलते हैं, टूट गई वो चीज, इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो सिंपल मतलब है कि स्ट्रेस विल ओनली अकर इफ स्ट्रेन गेट रजिस्टेड। यानी अगर स्ट्रेन रजिस्ट हो रहा है तभी स्ट्रेस आ सकता है।
क्या ये बात ठीक है? अब देखो इस बॉडी में तुम चेक करो, इस बॉडी में स्ट्रेन हो रहा है? नहीं, स्ट्रेन रजिस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रेन रजिस्ट हो रहा है। इस वजह से स्ट्रेस हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब जैसे पानी है, पानी पे तुम फोर्स लगाओ, क्या वो स्ट्रेस, वो स्ट्रेन रोक सकता है? तुमने फोर्स लगाया पानी की ड्रॉप पे, वो डिफॉर्म होता चला गया, तो उसमें क्या आ रहा है? सिर्फ स्ट्रेन ही आ रहा है। तो जब स्ट्रेन को रोका ही नहीं जा सकता तो स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा, वो स्ट्रेस नहीं ले सकता फिर। क्या ये सिंपल सी बात क्लियर है? ठीक है। तो बॉडी दो टाइप की होती है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कैसी होती है? हाइपोथेटिकल बॉडी होती है। नेचर में हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? डायमंड है, तो डायमंड को भी हम कट कर ही लेते हैं। वो हाइपोथेटिकल बॉडी है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसमें कोई डिफॉर्मेशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेन नहीं आएगा। बट जहां पे स्ट्रेन नहीं आता है वहां पे स्ट्रेस जरूर आता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन जब रेजिस्ट होगा तभी स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तुम्हें बता दिया। अब आता है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होगा? जिसमें डिफॉर्मेशन तुम्हें देखने को मिलेगा भाई। तो पहला था तुम्हारी बॉडी ये थी ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये। अब हम लोड लगा रहे हैं सेंट्रोइडल एक्सिस से। ये लगाया मैंने पी, ये लगाया मैंने पी। अब इसमें क्या होगा? अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, पहले इसकी लेंथ एल थी, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये तो डिफॉर्म हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? सभी लोग बोलते रहना, ठीक है। डिफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसकी लेंथ हो गई भाई चेंज। तो पहले थी एल, तो यहां तक तो एल मान लेता हूं मैं, और यहाँ पे आगे जो है डेल्टा L/2, और इधर से भी डेल्टा L/2, यानी टोटल लेंथ इसकी जो बन गई वो बन गई L प्लस डेल्टा L। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब जब भी तुम किसी चीज को खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, उसका एरिया कम होगा। तो ये एरिया कम बना रखा है मैंने, ठीक है। तो लेंथ हमेशा इंक्रीज करेगी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ओरिजिनल लेंथ देखूं, ओरिजिनल लेंथ क्या है तुम्हारी? एल। और जो फाइनल लेंथ है, बाद की लेंथ आई है, वो आई है एल प्लस डेल्टा एल। अब अगर मुझे चेंज निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा? एल प्लस डेल्टा एल में से माइनस कर दूंगा एल। एल से एल कट गया, चेंज क्या है? डेल्टा एल। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है? डेल्टा एल। और नीचे क्या है? एल, यानी स्ट्रेन आ रहा है इसमें, ठीक है। स्ट्रेन आ रहा है इसमें, तो डिफॉर्मेबल बॉडी स्ट्रेन आ रहा है, पर स्ट्रेन को जब रेजिस्ट करेंगे, मान लो माइल्ड स्टील का बार है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो माइल्ड स्टील के बार का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो उसमें तुम्हें स्ट्रेन भी दिखेगा, स्ट्रेस भी दिखेगा। यहाँ पे स्ट्रेन भी है और स्ट्रेस भी है। तो मैकेनिक्स क्या है? सिंपल। मैं क्या लगाऊंगा बॉडी पे? फोर्स। और फोर्स लगा के, फोर्स और एनर्जी दोनों लगा सकते हैं। फोर्स और एनर्जी लगा के मैं क्या देखूंगा? उसके इफेक्ट्स। कौन सी बॉडी पे लगा सकते हैं? दो टाइप की बॉडी है, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में हमको पता है, डिफॉर्मेबल बॉडी तो डिफॉर्म हो सकती है, वही हमने देख ली, ठीक है। अब इसी को और थोड़ा क्लियर टर्म्स में देखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स जो है वो तीन टाइप का है भाई आपका। मैकेनिक्स आपका तीन टाइप का है। एक पढ़ते हो आप जिसे तुम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हो, एक पढ़ते हो आप सॉलिड मैकेनिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और एक पढ़ते हो आप फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आता है सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, तीसरा आता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है। तो यहां पे भी क्या लगा रहे हैं हम? फोर्स एंड एनर्जी, और उसका इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट किसके ऊपर? रिजिड बॉडी के ऊपर।
किसके ऊपर? रिजिड बॉडी के ऊपर। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? मैंने फोर्स और एनर्जी अप्लाई किया और उसका इफेक्ट देखा किसके ऊपर? रिजिड बॉडी के ऊपर। तो तुम मैकेनिक्स जब पढ़ते हो तो उसमें क्या देखते हो? हम सिर्फ यही देखते हैं कि मैंने फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट आया। तुमने कभी स्ट्रेस पढ़ा मैकेनिक्स में? नहीं, क्योंकि वहां पर डिफॉर्मेबल बॉडी होती नहीं। स्ट्रेस तभी आएगा जब बॉडी थोड़ा बहुत डिफॉर्म होगी, ठीक है। अब दूसरा देखो, तुम और क्या पढ़ते हो? या तो फिर इसके बारे में क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हो, या फिर क्या पढ़ते हो कि मैंने वर्क डन के बारे में पढ़ते हो कि इतना फोर्स लगा, इतना डिस्प्लेसमेंट आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क डन हुआ। तो हम ज्यादातर मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? सिर्फ यही देखते हैं कि इस पे मैंने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से बॉडी में क्या हुआ। फोर्स की वजह से बॉडी आगे चले गई, जो मैंने मूवमेंट लगाया घूमने लग गई। हम यही सब चीजें देखते हैं, ना तो इंटरनल चीजों के बारे में हम नहीं देखते कभी भी उसमें। तो सिंपल ध्यान रखना कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फोर्स एनर्जी लगा के इफेक्ट देखते हैं किसके ऊपर? रिजिड बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला। अब सॉलिड मैकेनिक्स क्या है? इसमें भी वही है कि हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, एनर्जी भी लगाएंगे और उसके इफेक्ट देखेंगे। वील सी द इफेक्ट ऑन रियल बॉडी। रियल बॉडी कौन सी होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी। जो हमने पीछे पढ़ा वो क्या होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी। तो सॉलिड मैकेनिक्स में हम जो है डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैं कोई किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो उसके इंटरनल स्ट्रेस की बात करूंगा। जैसे मान लो ये लो, मैंने ऐसे लगाया, ये एक्सियल फोर्स है। तो एक्सियल फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस कितना आ रहा होगा वो देखूंगा। ऐसे बेंड करता हूं तो इसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा होगा वो देखूंगा। ऐसे ट्विस्ट करूंगा तो ट्विस्टिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है वो देखूंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग नेचर का फोर्स लगा के सारे स्ट्रेसेस इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। किसके ऊपर देखेंगे? रियल बॉडी के ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? अब हमेशा ध्यान रखना, जो ये रियल बॉडी होती है ये हमेशा कैसी होनी चाहिए? अजम्पशन मान लो सॉलिड होनी चाहिए। सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब क्या होता है? टूटती नहीं? नहीं, अरे मटेरियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना, डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। यही तो होता है सॉलिड का मतलब। तीन ही स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मटेरियल ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। थ्रू आउट मटीरियल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एटम पास पास होने चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वो क्या होती है? सॉलिड बॉडी। पहला तो ये। दूसरा, इलास्टिक बॉडी भी होनी चाहिए। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कि जब जैसे मैंने कोई किसी बॉडी पे लोड लगाया, अभी थी ना हमारे पास एक बीम, इसे मैंने लोड लगाया, ये मुड़ गया, मैंने लोड हटा दिया, ओरिजिनल शेप में आ गया। तो कैसी होनी चाहिए? एक इलास्टिक बॉडी होनी चाहिए। दूसरा, हुक्स लॉ को ओबे करना चाहिए। अब ये हुक्स लॉ क्या है हम बाद में देखेंगे। इन सब चीजें, ये सब चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, तभी हम इसको एग्जामिन कर पाएंगे। साथ के साथ जो डिफॉर्मेबल बॉडी है उसको हम हमेशा एग्जामिन करते हैं स्टैटिक कंडीशन में, डायनामिक कंडीशन में नहीं करते। स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है? रुकी हुई है। ऐसा तो नहीं कि बीम चल रही है तब हम देखते हैं कि भाई लोड इतना लग रहा है, रिएक्शन निकालो। क्या होता है उसमें? सीधा बीम हम एक ही जगह रखते हैं ना, ऐसे, फिर लोड लगाते हैं, फिर देखते हैं। ऐसा तो नहीं बीम घूम रही है तब हम, ऐसा तो स्ट्रक्चर में डिजाइन होता ही नहीं है। ये बीम लगी हुई तो लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें स्टैटिक कंडीशन में देखना है सब कुछ। क्या ये बात क्लियर है? लास्ट अब आता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो अब इसमें क्या देखेंगे भाई? इसमें भी हम फोर्स लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे और उसके इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर, पानी के ऊपर। और पानी तो यार तुम्हें पता है कि तुम अगर फोर्स लगाओगे, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं आइडियल फ्लूइड होता है, तो आइडियल फ्लूइड हमेशा कैसा जाएगा? उसमें सिर्फ स्ट्रेन ही आएगा, वो स्ट्रेस नहीं ले सकता। पानी की बूंद है, उसको खींचो, क्या वो रोक पाएगा? कुछ भी नहीं रोक पाएगा। तो उसमें क्या आता है? सिर्फ स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? फ्लूइड ऑफ मैकेनिक्स अलग अलग टाइप का होता है तुम्हारा, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, वो अपने को नहीं देखना, बस इतना ही देखना कि फ्लूइड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, उसके इफेक्ट देख रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? फोर्सेस लगाना है और उसके इफेक्ट देखने किसके ऊपर? डिफॉर्मेबल, सॉरी, रिजिड बॉडी के ऊपर। एक चीज ध्यान रखना, रिजिड बॉडी की तरह एक चीज होती है जो ऐसा बिहेव करती है कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंट बॉडी। क्या बोलते हैं?
रेजिस्टेंट बॉडी, और ये क्वेश्चन तुम्हारा पी ट्रिपल एस में पूछा हुआ है। रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है? रेजिस्टेंट बॉडी देखो, मान लो ये तुम्हारा कोई डैम है, तो ये डैम बहुत बड़ा बना रखा भाई तुम लोगों ने, इसके ऊपर इतना पानी भरा हुआ है, इस पानी की वजह से इस पे लोड हमेशा रहेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि ज्यादा पानी भर गया तो डैम खुल गया, फैल जाता है, कम पानी हो गया तो डैम सिकुड़ जाएगा, शेप तो नहीं चेंज करता, नहीं। तो मतलब जितना भी लोड आ रहा है ये क्या हो रहा है? डिफॉर्म नहीं हो रहा है। क्या ये बात सही है? कि ये कुछ टाइम तक कैसे बिहेव करेगा? रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसी बॉडी विच बिहेव्स लाइक रिजिड बॉडी फॉर सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम के लिए, जब फ्लड आ जाएगा तो हो सकता है टूट जाए सीधा, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन उससे पहले कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी लोड लगाओ, इसमें तुम्हें स्ट्रेन नहीं देखने को मिलेगा, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट बॉडी। तो रेजिस्टेंट बॉडी क्या है? द बॉडी विच बिहेव्स लाइक, किसकी तरह? रिजिड बॉडी की तरह। क्या ये बात क्लियर है? फिर हमने देखा सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, क्या बोला मैंने? फोर्स लगाना है, उसका इफेक्ट देखना है किसके ऊपर? रियल बॉडी के ऊपर। रियल बॉडी कौन सी होगी? जो जनरल हमारे उसमें रहती है। कैसी होनी चाहिए? सॉलिड होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, और हुक्स लॉ ओबे करना चाहिए उसमें। अगर हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा तो फिर हम उसको सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स में नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि हुक्स लॉ, इस सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स में हम पढ़ते ही वही चीजें जो हुक्स लॉ को क्या बोलते हैं, फॉलो करती है। अब हुक्स लॉ है क्या? अभी के लिए मैं बस इतना बता देता हूँ, हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेन बढ़ेगा इसका मतलब क्या? वो डिफॉर्म हो रहा है। तो डिफॉर्म हो रहा है तो इसीलिए तो हम क्या बोल रहे हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी बोल रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या कुछ और है, तो फिर क्या तुम उसको डिफॉर्मेबल बॉडी बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। मान लो स्ट्रेन जीरो है, तो फिर स्ट्रेन जीरो तो क्या बन गया? रिजिड बॉडी बन गया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी बॉडी को हुक्स लॉ ओबे करना पड़ेगा, तभी हम उसको इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर डिफॉर्मेबल बॉडी को हम एग्जामिन कैसे करते हैं? सिर्फ स्टैटिक कंडीशन में, डायनामिक कंडीशन में नहीं, ठीक है। फिक्स रहेगी बीम और उसी को हम एनालाइज करेंगे। और फ्लूइड ऑफ मैकेनिक्स में तुम्हें पता है कि फोर्स लगाना है पानी पे और उसका इफेक्ट देखना है पानी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा डेफिनेशन, दैट इज स्ट्रेंथ। तो अब कोई मुझे बताएगा स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कुछ भी, जो भी समझ में आता है वो बोलो। एबिलिटी टू रेजिस्ट फोर्सेस, सही बात है भाई। हार्डनेस, टफनेस। एबिलिटी टू रेजिस्ट फोर्सेस, कुछ कुछ सही बोला है इसने। और ओए, आपस में क्या बता रहे हो? मुझे बता, क्या बोला? अच्छा, कैसा फोर्स? सडन फोर्स, ग्रेजुअल फोर्स? ग्रेजुअल फोर्स। कैसे पता चलेगी स्ट्रेंथ भाई? सिंपल सी बात है, मान लो ये बीम है तुम्हारी, ऐसे बीम रखो, तुमने पहले लगाया इस पे 5 न्यूटन, फिर लगाया 6 न्यूटन, नहीं टूटा, 7 न्यूटन, नहीं टूटा, जैसे 8 न्यूटन रखा ये टूट गई बीम। तो कैसे पता चलेगा? हमेशा जब आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे लोड को। तो रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कहां पे ब्रेक किया था? यहाँ पे। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 7 न्यूटन। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, एक तो पॉइंट ये बन गया। और एक दूसरा पॉइंट भी बनता है, वो बॉडी ने स्ट्रेंथ वो चीज होती है जो कोई भी बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस रेजिस्ट कर पाएगी। जैसे सपोज, जब मान लो कोई बेंच है, इस पे अभी 2 लोग बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, पर लोड की वजह से इसके अंदर स्ट्रेस आ रहा होगा। तुमने और लोड बढ़ाया, 3 लोग बैठ गए, और स्ट्रेस आया होगा। 4 लोग बैठे, वो टूट गया। तो 3 पे जो स्ट्रेस आ रहा होगा, कैसा स्ट्रेस होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस। तो अ बॉडी विच कैन सस्टेन मैक्सिमम स्ट्रेस, वही मैक्सिमम स्ट्रेस उसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। तो सीधा लिख सकते हो, मैक्सिमम
स्ट्रेस सस्टेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताना है यहाँ पे आराम से सोच के। देखो, एक तो जो ये मैंने कोई भी मटेरियल ले रखा है, इसकी खुद की भी तो कुछ लिमिटेशन होगी कि इतना स्ट्रेस ले सकती है, ऐसा है कि नहीं है? या फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कितना स्ट्रेस। तुम, कोई भी है, हर पर्सन का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है ना। मान लो ये है छोटू पीछे, ये क्या बोलते हैं, 40 kg उठा सकता है। मैं इसके ऊपर 50 kg रख दूं तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा ये। उसी के बगल वाला है, वो उसके ऊपर में 40 kg रख दूं तो शायद नहीं गिरेगा, लड़खड़ाएगा बस थोड़ा बहुत। तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। तो जो मटेरियल जैसा मैं यूज करूंगा, मान लो मैं स्टील यूज कर रहा हूँ, उसकी खुद की स्ट्रेंथ अलग होगी। एल्यूमिनियम है उसकी अलग होगी, कंक्रीट लोगे उसकी अलग होगी। ठीक है? तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ मैं परमिसिबल, क्या बोल रहा हूँ, परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है? तो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 40 ले सकता है, 40 से कम रखूंगा तो कभी फेल होगा वो? नहीं। तो जब मैं लोड दूंगा उसको, तो उससे क्या जनरेट होंगे, उससे स्ट्रेस जनरेट होंगे, उनको बोलते हैं इंड्यूस्ड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड स्ट्रेस। तो अगर परमिसिबल स्ट्रेस ग्रेटर देन है इंड्यूस्ड स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, तो बॉडी फेल करेगी क्या? बॉडी विल नॉट, बॉडी विल नॉट फेल। लेकिन अगर किसी केस में परमिसिबल स्ट्रेस, वो 40 किलो ले सकता था, मैंने ज्यादा रख दिया 50 किलो, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा। तो जिस समय इंड्यूस स्ट्रेस ज्यादा हो जाएंगे तो बॉडी विल फेल। तो ये सिंपल तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है? एक तो हो गया स्ट्रेंथ। दूसरा आता है इसमें डिफॉर्मेशन। क्या आता है? डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन क्या है, कैसे समझेंगे डिफॉर्मेशन? देखो, कोई भी बॉडी मैंने बनाई, सपोज मैंने एक एग्जांपल लेता हूं मैं उसका। तुमने वो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास एक मैकेनिकल लैब होती थी, उसमें वो एक लेथ मशीन होती थी, याद है तुमको? लेथ मशीन देखी है किसी ने? तो उसमें ना आयरन बार लगता है अंदर, कटिंग और उसके लिए देखते हैं हम। छोड़ो ये एग्जांपल छोड़ो। मान लो ये बी, यहाँ पे फ्लोर की हाइट, जो कॉलम की हाइट है वो 3 मीटर है। ठीक है? और मैंने वहां पे मेंबर लगाना है, तो कितने मीटर का होना चाहिए? 3 मीटर का ही होना चाहिए। ठीक है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैंने लोड लगाया उस मेंबर पे, और मैंने जब लोड लगाया तो वो इलोंगेट कर गया, हो गया 3.1। ठीक है? तो क्या मैं उसको वहां पे यूज कर सकता हूँ? स्टील कॉलम है, लगा सकता हूँ उसको वहां पे? नहीं लगा सकता। क्यों? वो उतनी लेंथ से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो तुम खुद सोचो कि अगर किसी बॉडी पे मैंने लोड लगाया, और लोड लगाने के बाद उसने अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं किया, मैंने लोड लगाया, छोड़ दिया, ओरिजिनल शेप को गेन कर लिया, तो ये प्रॉपर्टी क्या? इलास्टिसिटी। अगर मैंने किसी बॉडी पे लोड लगाया और वो उसी शेप में रह गया, तो वो यानी किस में चला गया? प्लास्टिसिटी में चला गया, अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं किया। और हमेशा प्लास्टिसिटी वाली जो रेंज होती है उसको हम क्या मानते हैं? डिफॉर्मेशन मानते हैं स्टील के केस में। आगे मैं तुमको बताऊंगा, जब मैं कर्व पढ़ाऊंगा तो उसका कर्व ऐसा होता है, देखो ऐसे। यहाँ पे देखो, ये हम कई बार देख चुके हैं। ये पॉइंट होता है यील्ड पॉइंट, ये वाला रीजन क्या है? इलास्टिक रीजन। ये वाला कौन सा है? प्लास्टिक रीजन। इससे थोड़ा आगे भी चला गया ना मेंबर, तो इसका मतलब क्या है? वो फेल है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा क्या माना जाता है? फेलियर माना जाता है। क्या ये बात क्लियर है? तो जब ये पॉइंट कौन सा होता है? यील्ड पॉइंट होता है। तो जब मैं इसको खींच रहा हूं, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैंने ज्यादा खींचा, मान लो इसका एक भी एटम यील्ड हो गया, एक भी फाइबर टूट गया, तो क्या ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है? नहीं। पहले एटम पूरा रजिस्ट करेंगे, मान लो सारे एटम अभी ऐसे गोल गोल है, और तुम कितना ही फोर्स लगा रहे हो, ये ऐसे के ऐसे ही है। लेकिन जैसे तुमने फोर्स लगाया, इसमें से ये एटम टूट गया, ये एटम टूट गया, ये अभी भी गोल है, तो क्या ये अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर सकते हैं? अब नहीं, ये ब्रेक कर चुके हैं।
तो इसको हम क्या मानेंगे, अब डिफॉर्मेशन मानेंगे। यानी जो पर्पस के लिए मैंने किसी बॉडी को बनाया होगा, अगर वो पर्पस वो सर्व नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे स्टील है, तो स्टील के केस में डिफॉर्मेशन क्या माना जाता है, डक्टाइल मटेरियल के केस में यील्ड पॉइंट। अगर इसका एक भी एटम स्टील का यील्ड कर गया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, बढ़ गई तो वापस मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अब क्या ये बात क्लियर है? कंक्रीट के केस में हमें यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। उसके केस में ऐसे, ये जो अल्टीमेट पॉइंट होता है ना, हम डिजाइन भी उसको इसी के लिए करते हैं, एफसीके के लिए। इसको डिजाइन किसके लिए करते हैं, एफवाई के लिए। तो वहां पे जो डिफॉर्मेशन पॉइंट होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। कौन सा होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, अगर किसी बॉडी को तुम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना रहे हो और वो पर्पस वो सर्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, उस बॉडी को डिफॉर्म मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन लेंथ कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा। फॉर डक्टाइल मटीरियल यील्ड पॉइंट जो है वो क्या माना जाता है, इसके बाद अगर चला गया तो डिफॉर्मेशन है। और ब्रिटल मटेरियल के लिए हमेशा कौन सा माना जाता है, अल्टीमेट पॉइंट माना जाता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक चीजें हमने देखी, आराम से लिखते रहना, जितना बताया उतना क्लियर है ना सबको? अभी सब बिल्टअप ही चल रहा है, आज भी बिल्टअप चलेगा, कल भी बिल्टअप चलेगा, तब जाके हम सारी अच्छी चीजें पढ़ पाएंगे, ठीक है? तभी समझ में आएगा सब कुछ। अब देखो भाई, बात करते हैं थोड़ा फोर्सेस की। अच्छा एक चीज बताना, फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स। चुपचाप से बैठे रहो तुम चारों, वरना देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। ये क्या है, एक एक को बोतल दे रहा है, एक एक को बैग दे रहा है? क्या? क्यों चाहिए तेरे को बैग? अभी बोल, यहाँ पे चल रहा है ना कुछ इंपॉर्टेंट, तेरे को बैग में ढूंढना है कुछ? कुछ है तो नहीं, दिमाग तो नहीं है तेरा बैग के अंदर कि अभी फिट करना है, तो क्या पता। हिलना बंद करो। नेक्स्ट है फोर्स। मैंने बोला फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा डायरेक्ट फोर्स और एक होगा इनडायरेक्ट फोर्स। और ये तुमको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बाद में जब हम पढ़ेंगे तब मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा। डायरेक्ट फोर्स का मतलब ये कि लोड का डायरेक्ट कांटेक्ट है बॉडी के साथ। क्या बोला मैंने? लोड का डायरेक्ट कांटेक्ट है बॉडी के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्ट फोर्स और इनडायरेक्ट फोर्स। देखो डायरेक्ट फोर्स होते हैं जनरली हमारे मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी। डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी, बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। जैसे मान लो ये एक मैंने फोर्स लगाया, ये कैसा है, ये बाहर की तरफ ऐसा खींच रहा है ना, तो क्या करेगा, ये टेंशन देगा या कंप्रेशन नेचर का? ये टेंशन नेचर का है। तो इसमें स्ट्रेस कैसे आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, इसमें स्ट्रेस भी कैसे नेचर के आएंगे, टेंसाइल नेचर के आएंगे। तो जब डायरेक्ट लोड किसी बॉडी पे लगा होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है जेई में, कि जब फोर्स लग रहा है तो कैसे नेचर के होंगे, तो इसमें नेचर भी कैसा होगा, टेंशन ही होगा। लेकिन इनडायरेक्ट में जाओ, इनडायरेक्ट में तुम्हारा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई कांटेक्ट होता है बॉडी के साथ? अबे होता है क्या? नहीं। वो तो सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। अरे है कि नहीं है? और तुमने इधर से इसको ऐसे कर रखा है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तुमने। टेम्परेचर बढ़ाया तो बीम को कैसा, खुलना चाहिए था। अरे होना चाहिए था, खुलना चाहिए था ना। लेकिन वो खुल नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसमें स्ट्रेसेस हमेशा कैसे होंगे, कंप्रेसिव नेचर के। तो ये दिमाग, हमेशा दिमाग में फिट कर लो इस बात को, कि जब डायरेक्ट लोड लगेगा तो स्ट्रेस भी किस टाइप का होगा, उसी टाइप का होगा। टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी टेंसाइल फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग फोर्स बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है? और इनडायरेक्ट में जिस नेचर का फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो है स्ट्रेस मिलेगा। यहाँ पे टेंसाइल नेचर का है ना, ये कैसा है, कंप्रेसिव। अब कम कम कर दो टेम्परेचर, तो सिकुड़ना चाहता है, पर ये इसको सिकुड़ने नहीं देगा, तो उसमें टेंशन में रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये दोनों फर्क पड़ता है इन फोर्सेस से। अब फोर्स तो तुम्हें पता ही है कि फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो बताने की जरूरत नहीं है, तो तुम मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे। फोर्स के लिए पहले तो क्या होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए भाई।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। और इसका क्या होगा? भाई नेचर होना चाहिए, किस नेचर का? कंप्रेसिव नेचर का है, टेंसाइल नेचर का, पुलिंग है, पुशिंग है, कैसा है? और साथ के साथ क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है, पॉइंट ऑफ एक्शन है, या ये वाली जो आगे जा रही है लाइन ऑफ एक्शन है, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है कुछ, उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। अगर उसका कुछ नेचर है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये फोर्स है। और ऐसे फोर्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा? जो मैकेनिकल लोड होते हैं जिनका बॉडी के साथ कांटेक्ट होता है। और जिस टाइप का आपका मैकेनिकल लोड होगा, स्ट्रेसेस भी उसी टाइप के आएंगे। इनडायरेक्ट टेम्परेचर हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तुमने कोई चीज डाल दी तो मैग्नेटिज्म की वजह से उसकी बॉडी में डिफॉर्मेशन तो आएगा, ठीक है, पर कांटेक्ट नहीं है उसका उसके साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुम कोई चीज को छोड़ दो ऊपर से तो गिरेगी ना नीचे की तरफ, वो कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। जब नीचे गिरेगी तो कुछ ना कुछ टूटेगा उसमें। तो इनडायरेक्ट फोर्स आपके टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और क्या बताया मैंने? ग्रेविटी, ये सब हो सकते हैं। क्या ये बात ठीक है? अब जब नेचर ऑफ फोर्सेस की मैं बात करूं तो अब यहां पे हम नेचर ऑफ फोर्सेस की बात कर सकते हैं। तो नंबर वन बोल रहा हूं मैं, टेंसाइल फोर्स। तो क्या होगा भाई टेंसाइल फोर्स, कोई समझाएगा? मान लो ये तुम्हारी एक बॉडी है, हमने इसको फोर्स लगाया बाहर की तरफ, कैसा है ये? पुलिंग है ना? कैसा है? पुलिंग। पुल कर रहा है। तो पुल कर रहा है, पहले इसके दो पॉइंट यहां पे थे मेरे भाई, ये दो पॉइंट यहां पे थे, मैंने दो प्लेन ले लिए, ए बी, इसी बॉडी पे। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसकी बॉडी में चेंज दिखेगा तुम्हें? अबे दिखेगा ना। लेंथ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर की तरफ खींच रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। तो ये दो लाइन यहीं पे रहेंगी या दूर दूर हो जाएंगी? दूर दूर हो जाएंगी। तो फिर ये कहाँ पहुंच गया? ये ए डैश बी डैश पे पहुंच गया। यानी जब ऐसा हो रहा हो कि दो जो तुम्हारे फाइबर है वो क्या कर गए, और दूर चले गए, तो इसका मतलब क्या? बाहर कैसा नेचर का फोर्स है? टेंसाइल नेचर का फोर्स है, पुलिंग नेचर का फोर्स है। क्या ये बात क्लियर है? इसी के अपोजिट दूसरा हमारा क्या आता है? टेंसाइल, टेंसाइल बोल रहा हूँ, कंप्रेशन। कंप्रेशन फोर्स किस तरीके का होगा? सेम बॉडी लो, ये मैंने दो प्लेन ले रखे भाई इसमें, फिर से मैं दो प्लेन ले रहा हूं, ये दो प्लेन है। अब तुमने क्या किया? मैंने कहा भाई अब तो टेंसाइल लगा के देख लिया, अब कंप्रेसिव लगाओ। जब कंप्रेसिव लगाओगे तो बॉडी में क्या चेंज आएगा? इसकी बॉडी कंप्रेस होगी, लेंथ कम हो जाएगी, पर एरिया क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब ये ऐसे पास पास आएंगे तो ये दो पॉइंट भी क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो जब ये दो प्लेन या दो फाइबर और पास पास आ रहे तो इसका मतलब कैसे नेचर का फोर्स है? कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है। तीसरा आता है हमारा शेयर। शेयर। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्लेन के, ऐसा प्लेन है, इस प्लेन के अगर ऐसे लग रहा है ये कैसा परपेंडिकुलर है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और ऐसा प्लेन है इसके ऐसे पैरेलल कोई लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? शियर फोर्स। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल और प्लेन के पैरेलल शियर। तो यहां पे जरा मैं लगा के देखता हूं, कैसे भी लगा सकते हो तुम, मैं अभी के लिए ऐसे लगा देता हूं। तो ये कैसा है? शियर है, ठीक है ना? ये कैसा शेयर है? इसको हम कैसे बना सकते हैं? इस शेयर को हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई। अभी के लिए तो ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बना दिया मैंने फिक्स्ड एंड। ये हमारी बीम है कैंटिलीवर, इसके इधर लग रहा है ये वाला लोड पी। तो यहाँ पे आता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है पी ही होता है। तो जब ऐसी बीम तुम देखोगे तो क्या हो सकता है? ये दो भागों में टूट सकती है। तो इसमें क्या हुआ है? ये शियर ऑफ हो गया। शियर ऑफ हो गया तो फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू द प्लेन, शियर फोर्स। और जिस वजह से तुम्हें क्या दिख रहा है? शियर ऑफ हो गई बॉडी, इसको क्या बोल देते हैं? शियर फोर्स।
ऐसे भी तुम देख सकते हो कि भाई ये इस तरीके से कोई ब्लॉक था और इस ब्लॉक पे आपने जो फोर्स लगाया वो ऐसा फोर्स है, तो तब भी क्या होगा, इसमें इस फिक्स होने की वजह से क्या आएगा, ये ऐसा डिफॉर्म करेगा, आगे चला जाएगा, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, शेयर फोर्स बोल देते हैं। ठीक है। तीसरा चौथा आता है इसमें बेंडिंग, बेंडिंग फोर्स। अब बेंडिंग फोर्स हमेशा ध्यान रखना जो बॉडी को क्या करेगा, बेंड करेगा। तो अगर मान लो ये तुम्हारी कोई बीम है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ। मूवमेंट भी हमारा एक टाइप का फोर्स होता है, आगे तुम्हें समझाऊंगा। एक होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स और एक होता है मूवमेंट ऑफ कपल। तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ये कैसे नेचर का है, ये सैगिंग नेचर का है। तो बीम कैसे जाएगी, नीचे की तरफ, जिससे क्या जनरेट होगी, बेंडिंग जनरेट होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये बेंडिंग फोर्स है। इसके अलावा एक और होता है ट्विस्टिंग फोर्स, ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग फोर्स क्या करेगी, बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी। अब ये हम कैसे लगाएंगे, ये हम ऐसे लगाएंगे। ये लगता है मूवमेंट ऑफ कपल से, बाद में तुमको समझाऊंगा होता क्या है। ये बार है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूँ। ये कैसे कर रहा हूँ, ट्विस्ट, तो ये क्या जनरेट करेगा, ट्विस्टिंग। ये ट्विस्टिंग फोर्स है। ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, वो हमको समझना है। तो चलो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आराम से हम आगे का देखेंगे। ठीक है। ये सिलेबस तो हमने लिख दिया था ना, यही समझाया था ना तुमको पहला पॉइंट। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, मैकेनिक्स, बॉडी के बारे में पढ़ा, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। एक चीज ये भी ध्यान रखना, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इसको 90 डिग्री पे काटूंगा तो मुझे क्या मिलता है, क्रॉस सेक्शन। किसी भी बार को 90 डिग्री पे काटने पे मिलता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। और किसी और एंगल पे काटूंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा, जिसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिक सेक्शन। तो अगर मैं 90 डिग्री पे कट लगाऊंगा तो क्रॉस सेक्शन दिखेगा। मान लो ये कैसे सर्कल ना, ये मैंने इधर से काटा तो कैसे दिखना चाहिए, सर्कल। लेकिन अगर मैं ऐसे काटूंगा तो सर्कल दिखेगा नहीं, उसमें क्या दिखेगा, एक रोम्बस, वो क्या बोलते हैं उसको, इलिप्टिकल शेप दिखेगी। ठीक है। तो वही चीज बता रखी है। फिर हमने मैकेनिक्स देखा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, याद होगा तुमको। फिर मैंने रेजिस्टेंट बॉडी के बारे में बताया था तुमको, जो बॉडी बिहेव करती है रिजिड बॉडी की तरह। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बताया, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होनी चाहिए, सॉलिड, इलास्टिक, स्टैटिक कंडीशन में होनी चाहिए, सब बता दिया। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड हमने पढ़ा। फिर स्ट्रेंथ क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, बता दिया तुम लोगों को। फिर फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में बता दिया तुमको। ठीक है। मैकेनिकल फोर्स जिसका कांटेक्ट होता है बॉडी के साथ। तो नेचर ऑफ फोर्स फिर मैंने यहाँ पे तुमको सारे समझा दिए। ठीक है। ओके। तो पहले इसको इतना लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां से लिखना चाहिए, आराम से लिखो। ठीक है। इतना क्लियर है। क्या नाम है, अनीश, निकुम, ऋषभ, कहाँ से हो? अंबाला, जम्मू, जम्मू, जम्मू अंबाला। तो तुम जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर करो। उसमें तुम्हें जेकेएसएसबी के लिए भी दिखाया ना, 10 मार्क्स का है। ये बाहर का हो, ना, ये कहाँ से, और प्रकाश, करना, नाम क्या,
लीजिए सब लोगों ने। माथा में तो क्या हो गया होगा। हम्म, हाँ, हाँ, कौन है वो सब। जैसे को यहाँ से तो पत्नी का- इतना भी नहीं मिला। इस वजह से 91 बार
और ये भी नहीं बहुत पुराने, पिछले पिछले से पिछले एग्जाम। बाकी लोग कॉलेज तो सबका चंडीगढ़ ही होगा ना। विद्यालय से क्या बीटेक, कौन सा कॉलेज? यूनिवर्सिटी है। तेरे सीने में तेरे ही तो लगता है। तो आपने ये ऐसी बात हो गई तो है। 25 साल सिलेक्शन देवी रह जाएगी। एक और है तुम्हारा फिफ्टी वर्क सीनियर, क्या वर्क करना है उसका भी अभी जेई में होगा। ध्यान देना, गिटार स्टूडियो क्या नाम था उसका, भूल गया। अजय। यहाँ पे भी तो पीयू है ना शायद चंडीगढ़ में, पंजाबी, उसी की तो ब्रांच होगी पटियाला में। अलग अलग है दोनों? क्यों? यूनिवर्सिटी तो सेम होगी, मतलब ब्रांचेस अलग अलग, सेपरेट है वो। पंजाब की। कैसा है उसका, मतलब कॉलेज सही है? नहीं, मतलब इन द सेंस पढ़ाई वाइज कैसा है? ये यहाँ पे पंजाब इसका नाम तो काफी है, समझदार है। तो यहाँ पे कोई मेरा दोस्त है जी, मेरा ही दोस्त है। और मेरे साथ एक दोस्त लेके आ गया। तो इसने तो क्या क्या बताया तुझे कि तैयारी करने चलते हैं? अच्छा अच्छा, बताया नहीं एक दूसरे को, चौंके एक दूसरे को देख के। एक और भी तो है, वो क्या उसका नाम, मनसूब है कि क्या है, शुभमन। वो दूसरे कॉलेज से। बताते नहीं हो तुम लोग आपस में ना कि हम तैयारी कर रहे हैं? बता देता हूँ उसको, ठंडा है तो लोग फिर अच्छा सिंपल। क्लास में भी कमी नहीं होती है, इधर है। तो ये हो गया इसका बीच वालों, तुम तीनों का हो गया। ये वन न्यूज़ हो गया। देखो इसमें
इंड्यूस मतलब जब मैंने अप्लाइड किया वो उसकी वजह से कुछ ऐसा है, और ये उसकी खुद की स्ट्रेंथ और किसी का मतलब किसी मटेरियल से उठा हो उसको ऐसे कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर वो परमिसिबल है। और जो मैं लोड लगा रहा हूँ उसकी वजह से कुछ जनरेट हो अपना कंडीशन होती है। और ध्यान रखना इसको ना ब्रिटल मटेरियल, इसको फ्रैक्चर लिखना, रप्चर मत लिखना, क्योंकि रप्चर डक्टाइल मटेरियल में होता है, फ्रैक्चर ब्रिटल मटेरियल में होता है। तो ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर लिखना, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखना, जब स्टील मटेरियल होता है ना, उसको हम जब खींचते हैं तो ईल्डिंग होती है। ईल्डिंग के बाद जो फेलियर होता है वो होता है रप्चर। इसमें होता है फ्रैक्चर। जब तुम ब्रिक है, ब्रिक को तोड़ो, मतलब फोर्स लगाओगे तो एकदम से क्रैक प्रोपोगेट हो जाता है ना, वो होता है फ्रैक्चर। तो ब्रिटल मटेरियल के, हाँ, लगभग लगभग एक ही चीज है। पर यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एंड पॉइंट रप्चर है। पर यहाँ पे लिखना फ्रैक्चर है, रप्चर नहीं लिखना, फ्रैक्चर, ठीक है। ये सब होगा ना। देखो यहाँ पे ऐसे पहले इन सब चीजों के बारे में थोड़ा पूछा भी जाता था, फिर लिखना भी रुको। जैसे हमने क्या किया, बार को हम जब खींचते हैं ना, ये बार को हमने खींचा, ये बार था। जब हम इसको टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में खींचते रहते हैं तो ये इलोंगेट होता रहता है, ऐसा इलोंगेट हो जाएगा पहले, इलोंगेट हो जाएगा ऐसे। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि इसमें नेकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेकिंग मतलब ऐसे, नेकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी तुम लोड लगा ही रहे हो, तो एंड में जो तुम्हारा फेलियर है, जो तुम्हें ऐसा दिखता है कप कोन फेलियर, ये होता है हमारा रप्चर। रप्चर तो हो क्या रहा है, तुम लोड लगा रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो। जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ लोड बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया, जहां पे ज्यादा, मतलब जहां पे पूरा कंसंट्रेटेड होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो हम क्या करते हैं, बीच से इसको थोड़ा उसी तरीके से बनाते हैं, तो नेकिंग रीजन भी यहीं पे जनरेट होता है, और ऐसे टूट जाएगा। तो ये तुम्हारा रप्चर है आफ्टर यील्डिंग, ठीक है। फ्रैक्चर क्या है, ये कोई ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिक मान लो, तुमने इसको लोड लगाया इधर से, ब्रिक मान लो, कंक्रीट मान लो, ऐसे। तो तुम क्या देखोगे, जब ये, इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब लेंथ चेंज ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा भी लेंथ चेंज दिखा, ये सीधा ऐसे टूट जाएगा। तो होगा क्या कि जो क्रैक है वो एकदम से प्रोपोगेट होगा, एकदम से आगे बढ़ेगा। ये क्रैक एकदम से आगे बढ़ा और सीधा बीच में से टूट गया डायरेक्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। तो रप्चर, रप्चर क्या है, यील्डिंग की एंड स्टेज है। फ्रैक्चर क्या है, जैसे तुम खींचोगे लेंथ चेंज नहीं दिखेगा, थोड़ा सा भी तुमने खींचा और ये रजिस्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा भी क्रैक आ गया, वो क्रैक क्या होगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा अपने आप। तो प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक पूछा जाता है ये कभी कभार, उसमें जेई में ही पूछा गया है कि अगर तुम्हें ऐसा फेलियर देखने को मिले जिसमें प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक, मतलब क्रैक आगे बढ़ा है, तो वो कौन सा होगा, फ्रैक्चर। एक ऐसा फेलियर जिससे सरफेस क्या हो गया, ईल्ड हो गया कोई पर्टिकुलर सेक्शन, तो वो क्या होगा, रप्चर। इतना क्लियर है। दूसरा, इसमें तुम्हें सरफेस पे कोई वो नहीं दिखेगा, रफ सरफेस नहीं दिखेगा। रफ सरफेस मतलब समझ रहे हो,
कि वो खींच रहा है, वो ईल्डिंग हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे स्मूथ एंड बिल्कुल प्लेन सरफेस दिखेगा, प्लेन। पर यहाँ पे कभी भी स्मूथ सरफेस नहीं दिखता, यहाँ पे कैसा दिखता है, रफ सरफेस, खुरदुरा सा। क्योंकि तुम्हें नहीं ना पता ये सीधा तोड़े जाएगा, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा सरफेस, रफ एंड क्या बोलेंगे, रफ ही बोलो बस। ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक, फ्रैक्चर, रफ सरफेस दिखेगा तो फ्रैक्चर, अगर स्मूथ सरफेस दिख रहा है और तुम्हारा क्या होगा, यील्डिंग का एंड प्रोसेस है तो रप्चर। ये ध्यान रहेगा, पक्का ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब ये लिखाने की जरूरत तो इतना है नहीं, तुम डायरेक्ट वो लिखो जो हमारे काम का। तो ये लिख दिया था ना तुम लोगों ने, अब हमको लिखना है ये वाला, जल्दी से इसको लिखो।
डन। तो यहाँ तो हो गया ना सबका। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छा, तुम्हें ये चीज लिखनी है, लिखवानी है तुमको ये चीज लाइन में, वर्ड्स में। नोट पॉइंट डालना, एक नोट पॉइंट डालो, नोट पॉइंट। नोट, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ लिखना ही पड़ेगा मुझे। ये दो पॉइंट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो रप्चर क्या है? डक्टाइल फेलियर है। किसके एंड में होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के एंड में होता है, जिसमें फेलियर सरफेस हमेशा स्मूथ और प्लेन रहेगा। फ्रैक्चर क्या है? ये ब्रिटल और डक्टाइल दोनों फेलियर है, जिसमें तुम्हें क्रैक प्रोपोगेट होता हुआ दिखाई देगा। और ये तुम्हारा इसमें सरफेस जो है रफ रहता है। लिख लो इसको, नोट डाउन। तो मैंने लाइन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना?
हेलो चलो भाई काम कर रहा हूँ मेरी चाय शादी भी कर रहे मेरी मेरी की है वहीं पे जा रहा हूँ और इसमें वो ठीक था और मेरे चलने में क्या था आपने जीन्स दिखी मतलब उसको एक्सचेंज करवाने का नीचे खा रहा है सिर्फ एक्सचेंज ही पैकेट के अंदर में रखा रखा है ब्लू कलर की जीन्स वहीं पे बाहर का बेड के सामने हाँ हाँ ब्लू वाली ब्लू एक्सचेंज कर लो थैंक यू चलो भाई हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम कंडीशंस स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे अब मत लिखना कुछ भी अब टाइम मिलेगा आराम से लिखना बाद में यहाँ देखो लिसन इट वेरी केयरफुली अगर मुझे कोई 1D मेंबर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा इसी तरीके से दिखाऊंगा एक लाइन में यानी वो मेंबर कैसे जा सकता है सिर्फ या तो वो इधर जा सकता है या वो इसी में इधर आ सकता है 1D एक डायमेंशन में जा रहा है लेकिन अगर मैं 2D दिखाऊं तो फिर 2D कौन कौन सी डायमेंशन में जा सकता है भाई मान लो ये तुम्हारा कोई मेंबर है तो ये इधर भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है दो ही प्लेन में जा सकता है ना और इसी प्लेन में घूम भी सकता है कि नहीं है पक्का यार यहाँ पे देखो ये एक लाइन है ये एक लाइन में कहाँ जाएगा आगे पीछे जाएगा सिर्फ ये 1D है 2 डायमेंशन है तो ऐसे भी जाएगा वाई की तरफ भी जाएगा और ऐसा वो एक्स वाई प्लेन में घूम भी सकता है पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अगर 3D होता मान लो तुम्हारा 3D प्लेन होता तो फिर तो वो एक्स में भी जा सकता था वाई में भी जा सकता था जेड में भी जा सकता था एक्स वाई के अबाउट घूम सकता था वाई जेड के अबाउट घूम सकता था और तीसरा क्या बचा जेड वाई जो तीनों है तो इसमें इन सब में फर्क अगर तुम देखो तो सिर्फ कौन सा प्लेन तुम्हें दिख रहा है एक्स प्लेन इसमें कौन कौन सा दिख रहा है एक्स वाई प्लेन इसमें कौन कौन सा दिख रहा है एक्स वाई जेड प्लेन क्या इतना ठीक है पक्का अब मूवमेंट इसी डायरेक्शन में लग रही है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे कोई बॉडी है और बिल्कुल बीच में है इधर फोर्स दोनों तरफ बराबर यानी समीशन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे जीरो किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में तो मैं क्या बोलूंगा इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो 1D में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी रहेगी एक कितनी रहेगी एक अब मैं नीचे आ जाता हूं तो इसमें कितनी रहती है तीन तीन में क्या क्या होगा एक तो वो फोर्स ऐसे था समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और ये घूमेगा भी नहीं फिर ठीक है तो हम इसको लिखेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो समीशन ऑफ एम जेड लिखना चाहिए था पर मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ जीरो ठीक है जेड क्यों लिख रहा हूं मैं क्योंकि घूम रहा है ना किसके अबाउट घूम रहा है इस प्लेन के अबाउट घूम रहा है पर हम यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिख सकते तो मैंने एम लिख दिया कोई दिक्कत ठीक है इस वाले में देखो समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ वाई इक्वल टू जीरो एफ जेड इक्वल टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ वाई इक्वल टू जीरो एफ जेड इक्वल टू जीरो और क्या होगा समीशन ऑफ एम एक्स इक्वल टू जीरो समीशन ऑफ एम वाई इक्वल टू जीरो समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो इसमें कितनी कंडीशन होंगी छह तो एक चीज सिंपल ध्यान रखना कि अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम कंडीशन ध्यान रखनी है तो 1D के लिए एक 2D के लिए तीन 3D के लिए छह
ये सीधा पूछेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछेगा तुमसे। ठीक है, तो पहले फॉर 1D, अब तुम बोलते रहोगे, अब तुम्हें समझ में भी आ गया। फॉर 1D स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होंगी भाई? 1। और वो कौन सी होगी? समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, या फिर एफ वाई भी लिख सकते हो, तो समीशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। ये मैंने तो एक्सप्लेन बनाया ना, मैं सिर्फ वाई भी तो बना सकता था, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि वाई लिख दिया तो डरना नहीं है उसमें, वो एक ही है। ये तो इसको ज्यादा करेक्ट कैसे लिखेंगे, सिर्फ एफ लिखो इसको। क्या ये ठीक है? फॉर 2D, अब 2D के लिए भाई देखो, मैं एक 2D डायग्राम बनाता हूं। तो ये जो डायग्राम है, ये कैसा डायग्राम है हमारा? 2D डायग्राम है, ठीक है, 3D नहीं है, 2D डायग्राम है। ये एंड कैसा है? फिक्स। ये कैसा है? फिक्स। अब देखो, ये लग रहा है मेरा लोड यहाँ पे P, और ये लग रहा है किसी एंगल पे, इसको बोलते हैं हम जनरल लोडिंग। अगर कोई लोड किसी एंगल पे लग रहा है, किसी भी थोड़े से एंगल पे, उसे बोलते हैं जनरल लोडिंग। क्या ये बात ठीक है? अगर ये थीटा बना रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? P cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा? P sin थीटा। क्या ये बात ठीक है? अब सपोर्ट यहाँ पे, लोड यहाँ पे लग रहा, तो सारा लोड कौन लेगा? सपोर्ट ही तो लेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, तो जितना लोड ऊपर से लग रहा है वो कौन लेगा? वो ये लेगा, जो रिएक्शन आर वाई होगी। क्या ये ठीक है? जो इधर से P cos थीटा लग रहा है इधर से, उसको कौन लेगा? हॉरिजॉन्टल लेगा, जो कौन सा होगा? आर एक्स। ये P sin थीटा एक मूवमेंट भी तो बनाएगा, ये एक मूवमेंट भी तो बनाएगा। जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, डिस्टेंस है इसके पास L, तो यहाँ पे एक मूवमेंट भी आएगा तुम्हारा, जो होता है mz। क्या इतनी बात ठीक है? जब यहाँ पे जनरल लोडिंग होगी, तो इस सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आएंगी। तुम खुद समझो, ऐसे ही फिक्स सपोर्ट है, मैं इसको नीचे धक्का मारूं, फिक्स सपोर्ट है बिल्कुल, मैं कितना ही धक्का मारूं ये नीचे जाएगा कभी नहीं। क्यों नहीं जा रहा नीचे? क्योंकि नीचे से एक रेजिस्टेंस है इसमें जो लग रहा है। और ऐसा क्यों होता है? मान लो ये लोड है, ये उधर जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इधर से कोई इसको पकड़ रहा है, रिस्ट्रेन हो रखा है तुम्हारा डिफॉर्मेशन, या तुम्हारा मूवमेंट को रिस्ट्रेन रोका गया है। तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नीचे से कोई रोक रहा है। तो वो क्या होती है? रिएक्शन हमेशा। क्या ये बात क्लियर है? इधर जब मैंने लोड लगाया, कोशिश की इधर भेजने की, नहीं जाएगा, तो इधर क्या है? रिएक्शन है। मैंने ये फिक्स सपोर्ट है, मैं अगर लोड लगा दूं तो ऐसे मुड़ जाना चाहिए, पर मुड़ता थोड़ी है। इसका मतलब इधर डायरेक्शन से क्या लग रहा है? मूवमेंट लग रहा है। तो जब डिफॉर्मेशन रोका जाता है, उसे बोलते हैं रिस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रेंट। और ये तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट होगा, तो इस वजह से इसमें कितनी रिएक्शन होती है? 3। कितनी रिएक्शन होती है? पक्का? ठीक है। अब हम निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये P sin थीटा निकालना है, मान लो इतना ऊपर से लग रहा है, इतना नीचे से लग रहा है, और इसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में ही है, तो जितना ये लोड होगा, इसकी वैल्यू भी तो उतनी होगी। ये 10 किलो न्यूटन है, तो ये कितना होगा? 10। ये 10 है, तो ये कितना होगा? 10। ये 10 × 2 है, तो ये भी कितना होगा? 10 × 2। तो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना भी, वो हम आगे सीखेंगे, सिंपल चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा, तो कौन सी लगाऊंगा? समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। कितनी इक्वेशन होंगी? 3। और ये वो इक्वेशन है जिसकी वजह से मैं इन अननोन्स को फाइंड करता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। क्या? अगर तुम्हारे अननोन्स क्या है? ये अननोन्स, ये क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ अननोन्स और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बराबर है, तो उस बीम को तुम इजीली एनालिसिस कर सकते हो, और ऐसी बीम को बोलते हैं डिटर्मिनेट बीम। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट बीम। तो सिंपल ध्यान रखना, व्हेन नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ऐसी बीम को क्या बोलते हैं हम? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। तो वो जो कैंटिलीवर बीम बनाई मैंने, वो कैसी बीम है? डिटर्मिनेट बीम है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, तो क्या मैं इसकी हेल्प से इन अननोन को निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो, पहला देखो यहाँ पे, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ऊपर लग रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो नीचे लग रहा है उसको नेगेटिव ले लो। पक्का?
ऊपर लग रहा है आर वाई, नीचे लग रहा है पी साइन थीटा, और कोई फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे? देखो वर्टिकल डायरेक्शन चेक करो, नहीं लग रहा ना, जीरो। आर वाई किसके बराबर हो गया? पी साइन थीटा, निकाल दिया पहला फोर्स। अच्छा, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स है? एक ये है पी कॉस थीटा, एक ये है। आर एक्स को पॉजिटिव ले रहे तो इधर वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, पी कॉस थीटा। तो आर एक्स के इक्वल टू जीरो, आर एक्स क्या बन जाएगा? पी कॉस थीटा। ये लो दूसरा फोर्स भी निकाल दिया। ठीक है, तीसरे पे आओ, समीशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो। एक तो ये मेरा मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये इस पॉइंट के अबाउट कैसा बनाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज। फोर्स इंटू डिस्टेंस, मूवमेंट, पी साइन थीटा इंटू एल, पी साइन थीटा इंटू एल, मूवमेंट माइनस एम जेड। और कोई मूवमेंट लग रहा है? नहीं, जीरो। एम जेड कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा एल। ये लो, तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका यूज करके मैंने क्या निकाल दिए? अननोन्स निकाल दिए। निकाल तो दिए अननोन सारे। तो ऐसी बीम क्या होती है? डिटर्मिनेट बीम। तो इसका यूज बहुत ज्यादा है, किसका? इक्विलिब्रियम कंडीशन का। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? ठीक है ना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ भाई, पक्का? ठीक है, अब चलते हैं थ्री डी वाले में। तो थ्री डी वाले में तो वैसे तुम सिंपली ही ध्यान रखना, थ्री डी बना ही देते हैं, चलो। अब इसमें भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो अब एक्सिस लग बनानी पड़ेगी यार। तो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जो भी लोड मैंने लगाया वो मैंने पता नहीं किस एंगल पे, ना तो एक्स वाई प्लेन में, मैंने तीनों के साथ इसका एंगल बनेगा कुछ ना कुछ। मान लो ऐसे, मान लो इधर लगाया मैंने, ठीक है। तो ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, जेड के साथ भी। मान लो ये यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैंने लोड इधर लगा रखा है, तो इसके अबाउट भी कुछ एंगल है इसका, है ना? और इस एक्सिस के अबाउट भी कुछ एंगल है, तो कंपोनेंट सबके अराउंड बनेंगे, वो देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे देखो, एक तो आएगी आर वाई, एक आएगी आर एक्स, और एक आएगी आर जेड। ये तीन रिएक्शन होंगी। इसके अलावा मूवमेंट भी आएगा, एम एक्स, एम जेड और एम वाई। तो इसमें कितने अननोन्स है? इसमें भी छह है। कैसे निकालूंगा उनको? इसी से, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ एक्स एम एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एम वाई इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन होंगी और कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन होंगी? छह। उन छह से ये अननोन छह निकाले जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है भाई, बहुत ज्यादा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन तुम्हें समझना पड़ेगा हर बार। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कम है और तुम्हारे अननोन ज्यादा है, तो वैसी बीम को फिर हम इनडिटर्मिनेट बीम बोल देते हैं, और उसके लिए हमको एडिशनल कंडीशन चाहिए होती है। और उन एडिशनल कंडीशन को बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, एनर्जी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, फोर्स इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, तो कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं उनको? कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। तो वहां पे एडिशनल चाहिए होगी। अगर मान लो किसी केस में कि तुम्हारा अननोन कम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ज्यादा है, तो वैसी बीम फिर अनस्टेबल बीम होती है। वो हम दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हमको क्या समझना है? सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इंपॉर्टेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन की बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई भी बीम को एनालाइज करना है, उसकी एनालिसिस करनी है, कुछ भी करना है, क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन। पक्का? ठीक। दूसरा, अब ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूं तो मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो एक बीम है, ठीक है, इसमें मैंने क्या लगा रखा है? एक फोर्स लगा रखा है, एक क्यू मूवमेंट लगा रखा है।
तो इसमें ना एक मूवमेंट इधर से भी लगेगा मेरे भाई लोगों। अरे यार, अब ये पी इधर लग रहा है तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए पी इधर भी लगाना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। इधर मूवमेंट लगा रखा है क्लॉकवाइज, तो इसको रोकने के लिए कैसा लगाना पड़ेगा मेरे भाई लोगों? क्या हो गया इसको? कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ठीक है, अब ये घूमेगा नहीं। पहले क्या हो रहा था, अगर सिर्फ पी लगाऊं तो इधर जाएगा, इसके लिए पी लगा दिया, बीच में आ गया। फिर मैंने ऐसे इसको फोर्स लगाया, तो ये ऐसे रोटेट करना चाहिए था। तो जब ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए मुझे उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मैंने उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया। अब ध्यान देना, इसमें इस मूवमेंट को मानने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, वरना तुम्हें हर जगह पे ये मूवमेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला मूवमेंट मत लगाना। क्या बोला मैंने? मत लगाना जब कॉपी में बनाओगे। अब अगर मैं इसको, मैंने यहाँ पे 4 टुकड़ों में काट दिया, 1 2 3 4। मैं कितने भी नंबर ऑफ पीसेस में इसको कट कर दूं, अगर ओरिजिनल बीम इक्विलिब्रियम में है, तो तुम्हारे जो उसके छोटे छोटे फ्रैक्शन होंगे वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे। और इसका फायदा कब मिलेगा? जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, मान लो तुमको ऐसी बीम दे रखी है, बोला ये 100 किलो न्यूटन है, ये 100 किलो न्यूटन है, और तुम्हें बोलेगा यहाँ पे बताओ मेरे को स्ट्रेस कितना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो इतनी बीम चाहिए ना बस। ये क्या है? 100। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसको भी कितना होना चाहिए? 100। मैं सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट लाऊंगा। अगर ये 100 है तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स अपॉन जो भी इसका एरिया हो जाएगा, निकाल दो स्ट्रेस। क्या ये बात समझ रहे हो सब लोग? इसका फायदा ये है। ठीक है, तो दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, मैं इसको इनफाइनाइटली, ये देखो काटा, पहले पी था, मैंने इसको एफ मान लिया। मुझे पता है समीशन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा? 0। तो पी माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो पी इक्वल टू क्या आ गया? एफ। अब तुम कितने भी पीसेस में काट दो, हर पीस किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पक्का? और अगर तुम इस मूवमेंट को कंसिडर करते हो ना, तो फिर तुम्हें मूवमेंट बनाना पड़ेगा हर जगह। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि तुम मूवमेंट मत बनाना। क्या नहीं करना? मूवमेंट नहीं बनाना, वरना फिर इसको हर बार ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या ये क्लियर बात है? पक्का? अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, नहीं एग्जांपल रहने दो, वो अलग से सीखेंगे। बस इसको लिखो जल्दी से, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है,